तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन के पास चला जाता है उसकी कहे अनुसार। और जिस मिशन पर वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को ले जाना चाहता था वो उसके साथ जाने लगता है और जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस ओल्ड मैन मी जिहो के साथ आ ही गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और इसने जो मुझे डिवाइन आइज दी थी वह एक ऐसा रीजन है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। क्योंकि जो राइट हैंड गार्डियन है वो बहुत ही ज्यादा बवाल मचाने में लगा हुआ है इस मैटर को लेकर कि उसका जो डिसिपल है वो अचानक से गायब हो गया है। और जब उसका डिसिपल जुओ गांगी अचानक से गायब हो गया था तो जुओ जिंग था उसने कई सारे लोगों को वहां पर डिस्पैच कर दिया था और बहुत ज्यादा एनफोर्समेंट टीम के तौर पर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। ऐसे इसकी सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगने में लगा था जैसे कि उस बंदे को पहले से ही पता था कि जो जुहो गांगी है वो ऑलरेडी मर चुका है। और बात करें उन मेंबर्स के बारे में जो कि उस एनफोर्समेंट टीम में शामिल थे, वे सारे के सारे मेंबर्स एलाइट मेंबर्स थे और वह बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल थे और वह इतने ज्यादा काबिल थे कि उन्हें कठिन से कठिन भी केस दे दिया जाए तो वो उसे सॉल्व करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन आखिर में आकर मेरे केस के दौरान उन्हें कुछ भी पता नहीं चला मेरे बारे में। और इतना सोचते सोचते हमारा एमसी उस एल्डर से पूछने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार आप मुझसे चाहते क्या हो, आखिरकार ऐसा क्या काम है जो आप मुझसे करवाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद एल्डर उससे कहने लगता है कि तुमने, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरा सरनेम के बारे में पता चल चुका है जो कि जुहो है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। मैंने सही कहा ना बच्चे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस एल्डर से कहने लगता है कि एल्डर जुओ, मुझे आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल मास्टर हो और मेरे पास आपसे फाइट करने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि मुझे थोड़ा बहुत तो सावधान रहना ही चाहिए। और तो मेरे मास्टर भी इस बात को लेकर शांत रहेंगे और कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि उन्हें अगर ये इस बात का पता लगा कि मैं एल्डर जुओ के साथ ट्रेवल करने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर जुओ हमारे एमसी से कहने लगता है कि बच्चे, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बहादुर बंदे हो। तुम अपने मास्टर का नाम इस्तेमाल करने में लगे हुए हो ताकि तुम मुझ पर प्रेशर बना रखो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मैटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर मैं वाकई में तुम्हें चोट पहुंचाने की सोचता तो शायद मैं अभी तक तुम्हें चोट पहुंचा चुका होता। इतना समय तक मैं इंतजार नहीं करता। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस दद्दू से कहने लगता है कि फिर भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा बहुत तो नर्वस था ही, क्योंकि मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार आप मुझे किस मिशन पर ले जाने में लगे हुए हो। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारे की सारी सिचुएशन के बारे में गेस कर लेगा। जहां तक कि मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि जो जियांग वाओ सेक्ट है वो इतना ज्यादा इविल सेक्ट नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा भी नहीं है। तो मेरे लिए ये बेटर लगा कि मैं थोड़ा बहुत अलर्ट रहूं। तभी उस तरह सोचते सोचते हैं वे जो दद्दू होते हैं वो हमारे एमसी की तरफ मुड़ते हैं, उससे कहने लगते हैं क्या तुम्हें डीमंस के बारे में पता है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और डरने के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि डीमंस, क्या हम लोग वाकई में डीमंस को हंट करने के लिए जाने में लगे हुए हैं। हे एल्डर, आखिरकार ये किस तरीके का मजाक करने में लगे हुए हो। हाँ, डीमंस को हंट करना ये मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो क्वीन हेड है वो अगर इनर रियलमी पर पहुंच चुके हैं, उसके पीक रियलमी पर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी मेरे मास्टर की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी अगर वो किसी बीस्ट या फिर डीमन को हराना चाहते हैं जो कि गोल्डन आर्मर्ड स्ट्रेंज बीस्ट था। और इतना कहते कहते वो बहुत ही डर गया होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और तभी मन में सोचते हुए कहने लगता है दूसरी तरफ जो डीमंस होते हैं वो किसी स्ट्रेंज बीस्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि उनका जो वीकेस्ट सबसे ज्यादा कमजोर डीमन होता है वो भी इतना पावरफुल होता है कि कोई इनर रियलमी के पीक लेवल पर भी आ गया ना, वो भी उसे हराने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बात करें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में तो मैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। मैं बस अपनी मौत का इंतजार करूंगा अगर मैं उनसे फाइट करने लगा तो। ये बात सुनने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर जुओ, लेकिन मैं उन डीमन से अपना मुकाबला नहीं कर सकता। आप किसी और को ढूंढ लीजिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तभी एल्डर जब उसे भागते हुए देखते हैं तो वे अपने हाथों से उसे रोकते हैं और उससे कहने लगते हैं अरे भाई, मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। और तभी उसे रोकने के बाद उससे कहने लगते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें डीमन से फाइट करवाने वाला हूँ। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं भी अगर उन डीमन से फाइट करूँ ना तो मैं भी ना जीत पाऊँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे एमसी को पता चलती है कि ये तो डीमन की बात नहीं कर रहा था तब वो काफी शांत होता है और कहने लगता है कि डीमन नहीं है तो आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है एल्डर। तभी वे एल्डर उससे समझाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी वहां पर मरना नहीं चाहता उन डीमंस के हाथ होते। और मैंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि मैंने दूसरा रास्ता चुना है जिससे कि हमें लुओगांग टेम्पल की तरफ से ना गुजरना पड़े, क्योंकि वो डीमंस का इलाका है ना। मैं बस डीमंस की जो ब्रांच है ना, ब्रांच उनके बारे में बात करने में लगा हूँ जिन्हें हम स्पिरिट्स के नाम से भी जानते हैं। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी वो घबराया होता है और स्पिरिट्स के बारे में सुनने ही के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ओल्ड जू है यानी कि ये दद्दू है, उसने कहा अभी अभी कि वो लीगोंग टेम्पल को अवॉइड करने में लगे हुए हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर अभी भी डीमंस मौजूद हैं? और तभी हमें इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जब कोई एनिमल किसी
तरह से उसे किसी टेक्निक के बारे में पता चल जाए और काफी समय तक अपनी स्पिरिचुअल नेचर को डेवलप करने में कामयाब रहे और कल्टीवेट करे, तो वो डीमंस बन जाते हैं। और जब प्लांट्स की बात करें और जब प्लांट्स स्पिरिचुअल नेचर को डेवलप कर लेते हैं तो वो स्पिरिट्स बन जाते हैं। और जब कोई ऐसी चीज जो कि नॉन लिविंग थिंग में आती है वो स्पिरिचुअल नेचर को डेवलप कर दे तो वह भी स्पिरिट में बदल जाते हैं। और वो मॉर्टल वर्ल्ड में फ्रीली घूमने के लिए जो स्पिरिट होती हैं वो अदर लिविंग थिंग्स के अंदर घुस जाती हैं और उसके बाद उनके अंदर जन्म होता है सोल बॉडीज का। भले ही उसकी जो रियल बॉडी होती है वो अपनी जगह को दूसरी जगह छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जो सोल बॉडीज होती हैं वो अपनी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जरूर बदल सकती हैं, क्योंकि जो स्पिरिट बॉडी होती है उसके अंदर स्पिरिचुअल नेचर मौजूद है और उन स्पिरिचुअल नेचर को हम किसी भी इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार मैजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिफाइन कर सकते हैं। और इतना सब कुछ एल्डर उसे एक्सप्लेन करने के बाद उससे बताने लगते हैं कि हम लोग जिससे निपटने के लिए जा रहे हैं वह कुछ और नहीं बल्कि में एक लोकस्ट ट्री स्पिरिट है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी हमारा एमसी वहां पर जाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और पीछे मुड़ जाता है और मना करते हुए उससे कहने लगता है कि ये अभी भी बिल्कुल पावरफुल है, हम उससे जीतने में कामयाब नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद हमारा दद्दू उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लोकस्ट ट्री स्पिरिट है वो बाकी के डीमन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तो और जिस लोकस्ट ट्री के बारे में हम बात करने में लगे हुए हैं वो अभी अभी रिसेंटली स्पिरिट में कन्वर्ट हुआ है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा उस पर अटैक करेगा उस लोकस्ट ट्री पर वो मैं रहूंगा। तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मेरी मदद करनी है इधर उधर से और मेरी सुरक्षा करनी है। और हमारे एमसी को भरपूर मक्खन लगाने की कोशिश करने में लगा हुआ है जी एल्डर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी एक पल के लिए मान जाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार एल्डर जुओ आप कितने ज्यादा पावरफुल हो, आप मुझे ये बताओ पहले तो। ये बात सुनने के बाद एल्डर जुओ की ये बात दिल पर लग जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं भाई भले ही इस समय पर 5th लेयर पर हूँ क्यू रियलमी के, लेकिन उस लोकस्ट ट्री स्पिरिट से निपटने के लिए इतना कल्टीवेशन मेरा काफी होगा, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हमारा एमसी इस तरीके से इसकी बातें सुनता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम भी मेरे ही इतने हो। किसे पता था, शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ओल्ड मेयो जो है उसके पास किसी तरीके का कोई मैजिक हो या फिर कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। अभी इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो मुझे इस पर थोड़ा बहुत तो भरोसा दिखाना ही चाहिए। और इसी तरीके से वह दोनों के दोनों अपनी जर्नी पर वहां पर निकल पड़ते हैं। और जब हमारा एमसी अपनी जर्नी पर जा रहा होता है तो उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे भी जंगल आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, जिसे देखकर वह कहने लगता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो दिन ब दिन डेंस होते जा रहा है समय के साथ साथ। और जब वह इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी पीछे से एक उड़ती हुई चीज हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस उड़ती हुई चीज को वहीं पर बीच में से काट देता है और हमें पता चलता है कि वह उड़ती चीज और कोई नहीं बल्कि में एक स्नेक होता है। और उस स्नेक को मारने के बाद हमारा एमसी उसे बस देखने ही वाला होता है तभी एल्डर जो पीछे से चिल्लाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम अपनी मंजिल पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और वह लोग वहां पर एक पहाड़ पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी एल्डर जू उससे कहने लगते हैं कि हम लोग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। और तभी सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाया जाता है, जिसको दिखाने के बाद एल्डर हमारे एमसी को बता रहा होता है कि जो सामने तुम्हें बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, वही वह लोकस्ट ट्री स्पिरिट है जो कि इस माउंटेन पास पर यानी कि इसके रास्ते पर पड़ा हुआ है या फिर बना हुआ है। और यहाँ के आसपास की पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही जगह पर गैदर होती है। आसपास के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा घने हैं, तो तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और जब इतना बताने में लगा ही होता है तभी हमारे एमसी को कुछ सुनाई देता है, किसी घुर्राने की आवाज। इसको सुनते हुए हमारा जो दद्दू होते हैं जुओ वो हमारे एमसी को बताते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बस एक टाइगर है जो कि यहाँ पर पहले से ही आकर बैठा हुआ है और ये कोई बड़ी बात नहीं है इसे हराना हमारे लिए। और जब इतनी इसकी बातें चली रही होती हैं तो दोनों के दोनों अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और हमारा एमसी अपने तालिस्मान को निकाल लेता है और उस दद्दू को बताने लगता है कि वो जो डीमन जो बीस्ट है वो जल्दी हमारे पास पहुंचने वाला है। लेकिन जब हमारा एमसी उस दद्दू को इतना ज्यादा नर्वस देखता है तो वो कहने लगता है दद्दू आखिरकार आप इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो रखे हो, जो चीज अब आप अपने हाथों में पकड़े हुए हो वो क्या कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये बात सुनने के बाद जो ओल्ड एल्डर्स जो होते हैं वो उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमी है मटेरियल्स की, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यह लो क्वालिटी का गोल्डन डैगर ही बना पाया हूँ या फिर लेकर आया पाया हूँ, क्योंकि जिस डैगर का मैं इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ वह ग्रेड 15 फॉरबिडन मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब हमारा एमसी ये बात सुनता है कि ये ग्रेड 15 फॉरबिडन मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस वक्त जो मेरे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुझे जॉम्बी समनिंग बेल मुझे उस समय पर मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 6 का इंस्ट्रूमेंट है। और जब ये सोचने में लगा हुआ होता है तभी अचानक से वह लोग कुछ ही चीज की किसी एनर्जी को महसूस करते हैं और कोई आते हुए दिख जाता है और तभी अचानक से हमें एक टाइगर का पैर दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे एमसी और उस दद्दू को डराने की कोशिश करने लगता है उनके ऊपर घुर्राते हुए।
लेकिन जो दद्दू है वो बिल्कुल भी नहीं डरते और उससे कहने लगते हैं अपना वेपन निकालने के बाद, तुम्हें अभी मैं सबक सिखाता हूँ, अभी मैं अपने इंस्ट्रूमेंट का जो मजा है ना तुम्हें चखाता हूँ कि आखिर का मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सारे का सारी बातें दद्दू उस बीस्ट से कह रहा होता है, लेकिन उस बीस्ट को, इस टाइगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और वो डायरेक्टली हमारे दद्दू पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे दद्दू ठहरे हुए एक नंबर के स्मार्ट बंदे, वे उस अटैक को डॉज करने में कामयाब रहते हैं और वो टाइगर उस पर अटैक नहीं कर पाता ढंग से। और उस अटैक को डॉज करने के बाद उस टाइगर से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही तो बदकिस्मती वाली बात है, लेकिन अगर तुम इससे हमसे मिल गए ना यहाँ पर, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरी बात है, तुम्हें हमसे यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था। और तभी हमारा दद्दू उस डैगर का इस्तेमाल करता है और उस टाइगर की तरफ छोड़ देता है। और जैसे ही फिर डैगर उस टाइगर की तरफ बढ़ता है तो वो डैगर डायरेक्टली उसके माथे में घुस जाता है, उसके हेड में घुस जाता है, जिसके कारण वो टाइगर वहीं पर मारा जाता है। और जब वह टाइगर मारा जाता है तो हमारे एमसी को सोल एबिलिटी पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब हमारे एमसी को पता चल जाता है कि उसे 568 सोल एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं तो वो काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो टाइगर था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। ये किसी टफनिंग, आई मीन इसकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा मजबूत थी कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। और उसे मारने के बाद वह दद्दू बढ़िया पोज मारते हुए अंदर जाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग जब अपना काम अंदर निपटा लेंगे तब हम वहां से अपना काम निपटाने के बाद इस जगह को भी साफ कर देंगे। ये बात इसे इस तरीके से देखता है हमारा एमसी, तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ओल्ड जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी नेक्स्ट सीन में वह लोग उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वह दद्दू उससे कहने लगते हैं कि हम लोग अपने टारगेट की जगह पर पहुंच चुके हैं। तभी हमें उस ट्री को दिखाया जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बेन 10 में जो बेन 10 का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था ना, उसकी शक्ल देख के याद आ रही है। इसके ऑक्टोपस थे भाई, उसका नाम मुझे याद नहीं, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और वहीं यहाँ पर कई सारी हड्डियां भी पड़ी होती है कई सारे जानवर की। तभी हमारा एमसी उसके नजदीक आने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता था कि यह एक लोकस्ट ट्री स्प्रिट है। और तभी जो दद्दू होते हैं वो हमारे एमसी को सावधान रहने के लिए कहने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो लोकस्ट, इस लोकस्ट स्प्रिट, आई मीन लोकस्ट ट्री स्प्रिट की जो लीव्स होती है ना, जो पत्तियां होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये गोश्त को भी कंट्रोल करना जानता है। और वह अपनी एसेंस निकाल कर वहां पर जलाकर लगा देता है और कहने लगता है कि मैं इसकी बॉडी पर अटैक करूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो जो स्प्रिट है वो कई सारे गोश्त को समन कर लेगी मुझे मारने के लिए और मुझे रुकने के लिए। और उस समय के दौरान तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उन लोगों से, उन गोश्त से तुम्हें फाइट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो जाए, चाहे कुछ भी होकर उन सभी के सभी गोश्त को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड के लिए रोक कर रखना है। और हमारा एमसी इस बात को लेके तुरंत एग्री हो जाता है। तभी हमारे जो दद्दू होते हैं वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं और उसका जो डैगर है वो डायरेक्टली उस ट्री पर लग पड़ता है, जिसके कारण उस ट्री से डायरेक्टली खून निकलने लगता है। और जब हमारा एमसी इसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्री स्प्रिट, इसके अंदर से खून निकल रहा है। ये तो सरप्राइजिंग वाली बात थी मेरे लिए। और जैसे ही उस स्प्रिट में से, उस स्प्रिट ट्री में से खून निकलने लगता है तो वहां पर उनकी पत्तियों में से बहुत ज्यादा गोश्त निकलने लगते हैं। इसको देखने के बाद वह मास्टर और हमारा एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और हमारा एमसी चिल्लाते हुए और ओल्ड मैन से कहने लगता है कि जो ट्री स्प्रिट है वो जाग चुका है और उस ट्री स्प्रिट में से कई सारे गोश्त बाहर निकल रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और जब हमारा एमसी इतनी ज्यादा इस स्प्रिट का, आई मीन गोश्त को देखता है तो वो काफी तो खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जितने भी लोग, इतने भी गोश्त मुझ पर अटैक करने में लगे हुए हैं, ये सारी की सारी सोल बॉडीज है जो कि इस ट्री स्प्रिट में एंगल हो चुके हैं, यानी कि यह इनमें बस चुके हैं। लेकिन जब हमारा एमसी इनकी संख्या देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा एमसी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ जो एल्डर होते हैं वो अपनी टेक्निक से, अपनी किसी स्पिरिचुअल पावर से कोई रिचुअल वगैरह करने में लगे हुए होते हैं और कहते हैं चिल्लाते हुए कि मैं इन गोश्त को यहाँ से नहीं जाने दे सकता और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। और अपने डैगर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने के बाद उन पर अटैक करने की पोजीशन पे लिए अटैक ना, मतलब बोल देते हैं कि अटैक करो और मार दो। और जब वे अपने रिचुअल को कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जैसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया तो आसपास एक जेल जैसी बन जाती है। और जब दद्दू हमारे एमसी को उन सभी के सभी स्पिरिट्स को मारने के लिए कहते हैं तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये सब कहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान था, लेकिन ये 30 सेकंड्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कर कर मैं 30 सेकंड तक आपको समय दिलवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी कई सारे तालिस्मान निकालने के बाद उन गोश्त पर अटैक कर देता है और जिस स्टाइल में उन्हें फेंकने में लगा होता है सभी गोश्त तालिस्मान, और वो सारे के सारे तालिस्मान जैसे ही उन गोश्त पर लगते हैं तो वो सारे के सारे गोश्त जलकर राख होने लगते हैं, वो भी एक एक कर। और तभी जब हमारे एमसी का ध्यान कहीं और होता है तभी पीछे से कुछ गोश्त और अटैक करने के लिए आ जाते हैं चुपके से, ताकि वे हमारे एमसी को मार सकें। लेकिन हमारा एमसी पर जैसे ही वे गोश्त अटैक करते हैं तो हमारा एमसी भी एक नंबर का शाना निकलता है। वो अपनी पियर्स फिश टेक्निक का इस्तेमाल कर सभी के सभी गोश्त को एक एक झटके में मारना चालू कर देता है और उन्हें मारते मारते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जो सोल बॉडीज है वो इतनी ज्यादा इंक्रेडिबली स्ट्रांग नहीं है
जितना मैंने सोचा था अभी तक। और उन्हें मारते वक्त वह जब उस ओल्ड मैन पर देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो ओल्ड में जो है म्याओ जो है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है। तो आखिरकार ये किस तरीके का पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है बंदा। और जब वह वहां पर खड़ा हुआ होता है तभी दिखाया जाता है कि जो ट्री है उसके जो जड़ें होती है ना वो वहां से मूव करना चालू हो जाती हैं। और जब ऐसा हमारा एमसी देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और डर जाता है, क्योंकि वो ये नोटिस करता है कि उस पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो हमारे एमसी पर अटैक करना उन रूट्स ने चालू कर दिया है। लेकिन जब हमारा एमसी ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये सारे के सारे रूट्स का टारगेट हमारा एमसी नहीं बल्कि में वह ओल्ड मैन है जो कि रिचुअल करने में लगा हुआ था। और जब उस डैगर को देखता है तो कहने लगता है ये डैगर तो उस ओल्ड मैन का है जो कि गोल्डन डैगर है। लेकिन वह डैगर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सारी की सारी उन रूट्स को एक एक करके काटना चालू कर देता है। और जब हमारा एमसी उस इतने पावरफुल वेपन को देखता है इस तरीके से मक्खन माफिक उन रूट को काटते हुए तो वो काफी ज्यादा जेलस महसूस करने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मेरे पास कब इतना ज्यादा पावरफुल मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। और पीछे से एक स्नेक जैसी दिखने वाली स्पिरिट या गोश्त जो भी वो है वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसे महसूस कर लेता है, नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरीके से ऊपर अटैक करने की। और तभी वह अल्टीमेट ब्लेड स्लैश का इस्तेमाल करता है और उस स्नेक के 2 टुकड़े कर देता है और वह स्नेक वहीं पर मारा जाता है, वो भी एक ही झटके में। और जब वो फाइट करने में लगा हुआ होता है तभी वहां पर और भी ज्यादा स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि हमें हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसको देखने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जिस चीज तो बाकी में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, लगता है कि इन सभी की सभी से मुझे निपटना पड़ेगा क्योंकि ये चारों तरफ से घिर चुका है। और इनसे निपटने के लिए हमारे एमसी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है और कहने लगता है कि अगर ये वाकई में मुझसे पंगा लेना चाहते हैं तो मैं इन सारे के सारे घोस्ट या फिर स्पिरिट से एक साथ निपटूंगा। और वो अपने डिवाइन ब्लेज तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही वे अपने डिवाइन ब्लेज तालिस्मान का इस्तेमाल करता है तो वहां पर जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वह उसे देखकर डर जाती हैं क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, वो सभी के सभी स्पिरिट्स को जलाना चालू कर देता है। और जैसे जैसे उन स्पिरिट ने हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर रखा था वह सारी की सारी स्पिरिट एक एक करके जलना चालू हो जाती हैं। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि इस तरीके से सारी की सारी स्पिरिट जलकर गायब हो जाती हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी लाइट वेट तालिस्मान का इस्तेमाल कर कर अपने पैरों पर चिपका लेता है, जिससे कि हमारे एमसी की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तो फ्लैश को भी पीछे छोड़ दे। और इस समय का इस्तेमाल करने कर कर वो सभी के सभी छोटे मोटे घोस्ट जितने भी होते हैं एक एक करके मारना चालू कर देता है उन सभी को। और उन सभी को मारने के बाद वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है। यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो एक रिचुअल करने में लगा हुआ था, फॉर्मेशन बनाने में लगा हुआ था। तभी उसकी जो फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। जहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि एंसेस्टर आप अपने आप को सामने लाइए। और जैसे ही वो उस स्पेल को एक्टिवेट करता है तो जो फॉर्मेशन उसने बनाई थी वो चमकना चालू हो जाती है। और उस फॉर्मेशन के नीचे से उसके अंदर से जो भी है एक बहुत बड़ी परछाई से निकल कर आती है जो कि देखने में किसी बुढ़े की लग रही होती है। ऐसा लगता है कि किसी और की आत्मा इस ओल्ड मैन में घुस गई हो। जहाँ पर वो ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे अपना मैजिक प्रोवाइड करवाइए एंसेस्टर। और जब हमारा एमसी इतनी सारी की सारी सिचुएशन को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए जो जियांग हवा सेक्ट था उसकी स्किल्स उसकी जो मैजिक स्किल्स थी वो काफी ज्यादा हिडन थी, जिसकी स्किल का इस्तेमाल कर कर तुम पावरफुल गोस्ट को इसके जो एंसेस्टर है ना उसे अपनी बॉडी में बुला सकते हो ताकि तुम उन पावरफुल गोस्ट को आसानी से हरा सको। और एक बार अगर तुम इन्हें समन करने में कामयाब रहे तो जिससे तुम्हारी बॉडी का जो पूरा पोटेंशियल है तुम उसे अवेकन कर सकते हो। और जब जो उसके एंसेस्टर होते हैं वो उस ओल्ड मैन की बॉडी में घुस जाते हैं तो उसकी आंखों के बीच में एक और आंख आ जाती है। और इसे देखते हुए जो स्प्लिट ट्री होता है जो ट्री स्प्लिट होती है वो बहुत ही देर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है वे स्प्लिट और वहां से अपना बचकर भागना चालू कर देती है। और इसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब यहाँ पर जो ट्री स्प्लिट है कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जो जितनी भी सोल बॉडीज थी मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से मार दिया है। और बात करें इसकी रूट्स की तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। और तभी हमें कुछ पत्तियां गिरती हुई दिखाई जाती हैं जिसे देखने के बाद हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि आखिरकार इस पेड़ में से अचानक से पत्तियां क्यों गिरने लगी। और वह महसूस कर लेता है कि यहाँ पर इन पत्तियों के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वह समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पत्तियां नहीं है बल्कि में लीफ ब्लेड से। और हमारा एमसी उन लीफ ब्लेड से बचने के लिए अपनी लूमिनिया शील्ड का इस्तेमाल कर लेता है जिससे कि सारी की सारी पत्तियां रास्ते में ही रुक जाती हैं। और अपने आप को बचाने के बाद वह एल्डर जुओ की तरफ देखने लगता है बहुत ही चिंतित भाव के साथ। और जैसे ही वो एल्डर जुओ की तरफ देखता है तो जितनी भी पत्तियां एल्डर की तरफ जाने में लगी हुई होती हैं वो अपने ऑरा से स्पेशल एनर्जी से सभी की सभी पत्तियों को दूर भगा दे रहा था। और तभी वह एल्डर जुओ से कहने लगते हैं कि तुम वापस जाओ, सारी की सारी पत्तियां तो मेरे पास नहीं आ सकती। और अपने उस जो चाकू उसने उस पेड़ पर या फिर उस ट्री को मारने के लिए भेजा था उस चाकू को वो अपने पास बुला लेता है और जितनी भी रूट्स होती हैं उन सभी के सभी रूट्स को अपना चाकू का इस्तेमाल करके या फिर डैगर का इस्तेमाल कर कर सभी के सभी रूट्स को एक एक करके काटना चालू कर देता है। और उन सभी के सभी रूट्स को काटने के बाद उस डैगर को अपने पास बुला लेता है एल्डर। और तभी एल्डर अपने पास वेपन जैसे ही देखता है तो वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जो 30 सेकंड का समय दिया था वो अब खत्म होता है, अब मेरी बारी है।
और तभी वह एल्डर अपनी लूनार कैनोपी का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वह आसमान में एक बहुत बड़ी एनर्जी को छोड़ता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड जैसी लग रही होती है, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हेवन का दरवाजा मेरे लिए ओपन करो। और जब हमारा एमसी इस टेक्निक को देखता है तो उसके मुंह फटा फटा रह जाता है शौक के मारे, क्योंकि जब वह एल्डर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो आसमान में से लाइट निकलने लगती है, और जो जेल उसने बनाई थी जिसके कारण जो पूरा का पूरा लोग मतलब ट्री लोकल आई मीन जो ट्री स्प्लिट है ना, वो पूरी की पूरी घिर जाती है उस जेल जैसे दिखने वाले पिंजरे से। और तभी दिखाया जाता है कि जो ट्री लोकस्ट होता आई मीन लोकस्ट ट्री होता है, स्प्लिट होती है, वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वो भागने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि उसने बैरियर बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी। और जब हमारा जो ओल्ड दद्दू होता है वो देखता है कि ये भागने की कोशिश कर रही है ये स्प्लिट, तो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है भागने का, तुम अब हमसे यहाँ नहीं बच सकती हो। और तभी वे ओल्ड दद्दू चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि थंडर। तभी उनकी बॉडी के पास से थंडर टेक्निक पास हो जाती है और काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है। और जब हमारा एमसी इस तरीके की मैजिक को देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि थंडर मैजिक, ये तो एक थंडर मैजिक है। तभी आसमान में से बिजली गिरने लगती है और बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज के साथ वह बिजली उस लोकस्ट ट्री स्प्लिट के ऊपर गिर जाती है। और जब वह भयानक से दिखने वाली जो बिजली होती है वो उस लोकस्ट ट्री के ऊपर गिरती है, तो अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा ट्री वहां पर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और हमारे जो दद्दू होते हैं जो कि हमारे एमसी के साथ आए हुए होते हैं एल्डर जुओ, वो अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने में लगे हुए हैं। और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो वो कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद उतना ज्यादा पावरफुल मूव को इस्तेमाल करने के बाद वह नोटिस करता है कि जो एल्डर है उनकी पावर अचानक से गायब होना चालू हो गई है और उनकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी गायब हो जाती है। और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि ये तो बाकी में बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गए हम तो। और वो उस एल्डर को बचाने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सीनियर आप ठीक है। और उसे पकड़ने के बाद संभालने के बाद कहने लगता है क्या सीनियर आपको यहाँ पर थोड़ा इंतजार और ब्रेक कर लेना चाहिए। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है उस लोकस्ट ट्री स्प्लिट को, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक झेलने के बाद भी उसकी जो सिचुएशन होती है वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। जब उसको देखता है हमारा एमसी तो वो उस दद्दू से पूछ लगता है कि जो लोकस्ट ट्री स्प्लिट है वो मारा गया है क्या। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और हमारे एमसी को बताने लगता है कि तुम्हारे जो सोल पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी 10,000 आई मीन 10,542 हो चुके हैं। जब ये चीज हमारा एमसी नोटिस करता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये जो लोकस्ट ट्री स्प्लिट है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। और इसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मुझे मेरे पास जितने भी इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये तो मुझे तब मिले थे जब मैंने उन डीमंस को या फिर उन स्पिरिट्स को या गोस्ट को मैंने मॉन्स्टर्स को मारा था तब के मिले थे। इससे पता चलता है कि वो स्पिरिट ट्री अभी मरा नहीं है और वो समझ जाता है कि मैं इस जो स्पिरिट ट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैं उन सोल पॉइंट्स को मिसिंग कर रहा हूँ, वो अभी तक मुझ पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये कंफर्म हो चुकी है वो स्पिरिट ट्री अभी भी जिंदा है। और वो डायरेक्टली हमारे अपने सीनियर जाने की उस एल्डर जुओ से कहने लगता है सीनियर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कहना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो स्पिरिट ट्री है वो अभी तक यहाँ मरा नहीं है। और सीनियर सीनियर चिल्लाने लगता है, लेकिन जो सीनियर होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते। और हमारा एमसी ये सिचुएशन देखने के बाद घबरा जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो गॉड समनिंग स्पेल अभी भी इन्होंने जो इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके कारण जो एल्डर जुओ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तभी हमारा एमसी ये नोटिस करता है किसी चीज को और कोई आवाज उसे सुनाई देने लगती है जिसको देखकर वह बहुत ही तरह डर जाता है। तभी उसकी नजर उस लोकस्ट ट्री स्प्लिट पर जाती है जो कि अंदर से चमकने लगती है और वो घबराने लगता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ही कोई बीस्ट उसकी तरफ आ रहा हो। और तभी हमें एक बीस्ट जैसा दिखने वाला जो कि लकड़ियों से बना हुआ है वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है उस लोकस्ट ट्री स्प्लिट से, जो कि एक ह्यूमनाइड फॉर्म ले लेती है और वो चिल्लाने लगती है वह बीस्ट। और जब वह इस तरीके से चिल्लाने लगती है तो उसकी जो एयर प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ही तेजी से हवा हमारे एमसी और उस ओल्ड एल्डर जुओ की तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर हमारा एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है कि सीनियर हमें इससे निपटना होगा जल्द से जल्द। और इस चीज़ों को देखते हुए जो ओल्डर जुओ होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं खत्म भाई, हम तो खत्म, इस बार हम लोग डूम्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये मेरे सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा मैक्स स्ट्रेंथ का जो अटैक किया था उससे भी सर्वाइव होने में कामयाब रहा। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है हमारे लिए। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि इस तरीके से वो लोकस्ट ट्री स्प्लिट होती है वो ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने के बाद हमारे एमसी और उन दद्दू पर अटैक करने लगती है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो बीस्ट है वो इतनी आई मीन जो स्प्लिट है वो इतना ज्यादा प्रेशर मुझ पर छोड़ने में लगा हुआ है कि मेरी जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही है और ये जो पावर है वो किसी और की नहीं बल्कि मैं इसी बीस्ट की है। मुझे इसके अटैक को डायरेक्टली हेड टू हेड फेस नहीं करना चाहिए।
और जैसे ही ये बीस्ट हमारे एमसी पर अटैक करता है तो हमारा एमसी सबसे पहले तो उस अटैक को डॉज कर देता है फटाक से। ये देखने के बाद उस स्प्रिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो डायरेक्टली हमारे एमसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हमारा एमसी अपने सिस्टम को खोलते हुए वो कहने लगता है कि सबसे पहले तो अपने सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मुझे अपने डिफेंस में लगा देने चाहिए। और तभी वह 3200 सोल पॉइंट्स लगा देता है अपनी लूमिनियस शील्ड को मैक्स पर पहुंचाने के लिए, जिससे कि जैसे ही वो उस बटन पर क्लिक करता है तो उसके इतने सारे पॉइंट्स उस लूमिनियस शील्ड पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो जो बीस्ट होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करता है तो वो अपनी लूमिनियस शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो उस अटैक से बचने में कामयाब रहता है। लेकिन ये सब देखने के बाद जो स्प्रिट को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दबा दबा के बार बार हमारे एमसी की लूमिनियस शील्ड पर अटैक करने लगता है। लेकिन इतने ज्यादा अटैक के बाद भी उसके अटैक हमारे एमसी तक नहीं पहुंच पाते, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए फाइनली मैंने इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जो वुड स्प्रिट की जो कमजोरी है वो मेरे ख्याल से आग है, फायर है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इससे फाइट करनी है तो मुझे अपने सोल पॉइंट पर ज्यादा देर तक डिपेंड नहीं रहना चाहिए और ना ही मुझे अपने सोल पॉइंट बचाने चाहिए। और वो तभी 3200 सोल पॉइंट फिर से इस्तेमाल कर देता है ताकि उसके जो डिवाइन ब्लेज है उसे मैक्स आउट पर पहुंचा सके। और जैसे ही वे उसे मैक्स आउट पर पहुंचा देता है तभी वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, अपने हाथों में उस आग के गोले को समन करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो समन करता है और मैक्स आउट कर देता है तो उसकी जो पावर होती है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उसको समन करने के बाद जैसे ही थ्रो करने लगता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है थ्रो करते हुए कि अब जल्दी से आ जाओ और मेरी सबसे ज्यादा मैक्स लेवल डिवाइन ब्लेज का तुम मजा चखो। और जैसे थ्रो करता है तो उसकी जो डिवाइन ब्लेज होती है, जो आग होती है, वो एक बीस्ट की फॉर्म ले लेती है और वह बीस्ट डायरेक्टली हमारे उस विलन की तरफ यानी कि उस लोकस्ट ट्री स्प्रिट की तरफ जाने लगती है उस पर अटैक करते हुए। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये जो बीस्ट बना हुआ है लकड़ियों से और जैसे ही हमारे एमसी ने उस पर आग फेंकी तो जिसके कारण वह लकड़ी से बनी हुई चीज जलना चालू हो जाती है। और उससे कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट होता है, स्प्रिट होती है, ट्री की स्प्रिट होती है, वो वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है और जलते वो अपनी आग को बुझाने की कोशिश तो करती है स्प्रिट, लेकिन वो बुझा नहीं पाती। और अगले ही पल दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो बीस्ट है वो जल के राख में बदल जाता है। और जब वह बुड्ढा उसे इस तरीके से अटैक करते हुए देखता है तो वो उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने तो मुझे पहले कभी कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि इस बार जो बीस्ट है वो फाइनली मारा गया। लेकिन तभी जो एल्डर होता है वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और उससे पूछ लगता है कि जिस स्पेल का अभी तुमने इस्तेमाल किया था वो किस तरीके का स्पेल था, स्पेल था। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये एक फ्लेम स्पेल था। ये बात सुनने के बाद उस दद्दू को थोड़ा बहुत डाउट होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हारा जो काओ यांग फैक्शन है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी फ्लेम स्पेल्स मौजूद है जो कि खासकर इतना ज्यादा पावरफुल हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा घबरा जाता है और उस दद्दू से कहने लगता है खैर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पर्पल ऑरा है रीडिंग करने की जो स्किल है जो कि चाओ यांग फैक्शन से है क्या। तभी वो दद्दू घबराने लगता है, उसके पैसे छूट रहे होते क्योंकि वो थक चुका होता है और वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि जो चाओ यांग फैक्शन है वो अपनी स्किल्स को पब्लिक में ट्रांसफर करते रहा है काफी समय से, लेकिन उनके जो खुद के रिसीवर्स होते हैं, जो पर्सनल रिसीवर्स होते हैं, उन्हीं के पास ये हक है कि वो उनके नेक्स्ट पार्ट को सीख सकें। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम चाओ यांग फैक्शन के बंदे हो। मैंने सही कहा ना। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है सीनियर आखिरकार आप मुझे ये बताइए कि मैं चाओ यांग फैक्शन को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ ताकि मैं बाकी की जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो हासिल कर सकूँ। यह बात सुनने के बाद हमारा जो दद्दू होता है वो एमसी को बताने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो लेवल 7 पर पहुंचना होगा क्यू कल्टीवेशन की प्रोसेस पर और तभी तुम्हें एक मौका मिलेगा ताकि तुम जो माउंट युनमाओ की जो स्वयं है उसे क्रॉस कर वहां पर जा सको। लेकिन कि तुम्हें मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम वहां पर ज्वाइन करने के बारे में ना ही सोचो, तो यही तुम्हारे लिए बेटर होगा अभी के लिए। अच्छा ठीक है, हमारी बातें बहुत हो गई, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। अब हमारा समय आ चुका है कि हमने इस बीस्ट को हराने के बाद हमारे रिवॉर्ड को कलेक्ट कर लिया जाए। और तभी वह दद्दू अपना जो डैगर है वो निकाल कर उस लोकस्ट ट्री स्प्रिट की जो बॉडी होती है उसे बीच में से काट देता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि जो ट्री स्प्रिट है आखिरकार इसने अपने अंदर क्या छुपा कर रखा हुआ है। और उसको काटने के बाद उसके अंदर जैसे ही अपना हाथ डालता है तो उसमें से एक आइटम बाहर निकल कर आता है, जिसको देखने के बाद दद्दू उससे कहने लगता है कि खैर ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। लेकिन उस चीज को जब हमारा एमसी देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो लोकस्ट ट्री स्प्रिट का कोर है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके अंदर से जो एनर्जी निकलने में लगी हुई है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने में लगी हुई है। यहाँ तक कि मेरे अंदर की जो चिल है ना वो भी निकल आई।
एकदम से करंट दौड़ पड़ा इसकी बॉडी में भी, उसके रोंगटे भी खड़े हो गए शौक के मारे। अगर मैं कोई आम बंदा होता तो शायद इसके क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद मैं काफी बुरी तरीके से बीमार पड़ गया होता अभी तक। तभी जो दद्दू होता है वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर स्कोर के लिए आया था और तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, तो इस बार इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरा आइटम देना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस दद्दू से पूछने लगता है, क्या है आपके पास मेरे लिए दद्दू? तभी जो दद्दू होता है वो अपना गोल्डन सिल्क डैगर निकाल कर उसे देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसे रख सकते हो। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो भाई उसकी आंखें चमक पड़ती है खुशी के मारे और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर है, मानना तो पड़ेगा सीनियर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बंदे और बहुत ज्यादा जनरस हो। ये बात सुनने के बाद उसका जो सीनियर दद्दू होता है वो उससे कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जबकि तुमने मेरी लाइफ काफी बार बचाई है और इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से मुझे बचाया है, तो बिल्कुल ये सही बात है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कंपनसेट करूं। तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाने लगता है और उस चीज को अपने बैग में अपनी पॉकेट में रखने के बाद उससे कहने लगता है, खैर वो सब छोड़ो सीनियर। लेकिन तभी वो सीनियर होता है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। जैसे ही वो हमारे एमसी की बात सुनता है तो हमारा एमसी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर मैं आपसे ये कहना चाहता था, क्या आप मुझे अपनी वह लाइटनिंग स्पेल दे सकते हो क्या? यह बात सुनने के बाद वह दद्दू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और शौक के मारे उनके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बड़ी? और अगले ही पल जैसे जैसे वो वहां से जा रहे होते हैं तभी हमारा जो दद्दू होता है वो हमारे एमसी को समझा रहा होता है और उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले जब वापस चला जाऊंगा तो मैं वहां पर जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो थंडर वाली टेक्निक जो कि हमारा एमसी भी मांगने में लगा हुआ था, वही टेक्निक वो एक जीड में लिखकर उसे दे देगा जब वो घर पर जाएगा उसके बाद। और इसे लिखने में उसे कुछ दिन लगेंगे, इसलिए उसे उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा हमारे एमसी को वो टेक्निक हासिल करने के लिए। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी तक खुश हो जाता है और दद्दू उससे कहने लगते हैं कि जो प्लंगिंग थंडर स्पेल है ना, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो इस समय पर तुम इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं हो या फिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पावर नहीं है कि तुम इस स्पेल का पूरी तरीके से कम्प्लीटली इस्तेमाल कर सको। तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हें जब भी तुम इसे इस्तेमाल करो तो थोड़े सावधान रहना। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। वैसे एक बात बताइए सीनियर, जो इंसेंस आप कुछ समय पहले इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, हम तो भाई उसे अगरबत्ती कहते हैं, अभी भी हम आप सभी के सामने अगरबत्ती ही कहेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है गाइस, मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया है कि आखिरकार इंसेंस को अगरबत्ती कहते हैं हमारे यहाँ, तो मैं अगरबत्ती बोल रहा हूँ इसको। तभी हमारा एमसी उस दद्दू से पूछ लगता है कि जो अगरबत्ती आपने पहले इस्तेमाल की थी वह क्या चीज़ थी। ये बात सुनने के बाद हमारा जो दद्दू होता है वो एमसी को समझाने लगता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि वो रिजनोवेटिंग इंसेंस यानी कि रिजनोवेटिंग अगरबत्ती थी। एक अगरबत्ती का इस्तेमाल करोगे ना तो वो लेवल 5 क्यू कल्टीवेटर के लिए उसकी वर्टिलिटी को वापस पाने के लिए काफ़ी है। और अगर तुम वाकई में मुझसे वह अगरबत्ती खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कुछ स्पिरिट रिकवरिंग इंसेंस यानी कि स्पिरिट रिकवरिंग अगरबत्तियों को भी बेचता हूँ और काल्मिंग तुम्हारे मन को शांत करने वाली अगरबत्तियों को भी बेचता हूँ और सोल समनिंग अगरबत्तियों को भी बेचता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स है। तुम्हें तो पता ही होगा इसके बारे में। और हर एक अगरबत्ती की कीमत 50 सिल्वर्स है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब ये बात हमारे दद्दू को पता चलती है कि हमारा एमसी काफी ज्यादा महंगा समझने में लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली हमारे एमसी से कहने लगता है कि सच सच बताऊं तो तुम्हारे तालिस्मान में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने में लगा हुआ हूँ, तो तुम उन तालिस्मान का इस्तेमाल कर सकते हो मुझसे ट्रेड करने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जी क्यों नहीं। वैसे एक और बात कहना चाहता था आपसे मैं सीनियर, मैंने सुना है कि जो वूतोंग टावर्स थे उसका एक डिसिबल था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी जो दद्दू होता है वो हमारे एमसी को बताने लगता है और कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता हो, मैंने बस जो वूतोंग टावर्स थे उसे बस दूर से देखा था एक बार, और ये जो वूतोंग टावर्स है वो हमेशा से फ्री कल्टीवेटर के नाम से भी जाना जाता था और मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना जहाँ पर उसने किसी भी साइट को ज्वाइन किया हो इससे पहले। और जब हमारा एमसी उसकी आंखों में उसे कहते हुए देखता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बुड्ढे की शक्ल देखकर लगता नहीं है कि ये बुड्ढा मुझसे झूठ बोल रहा होगा। और तभी जो एल्डर होते हैं वो वहां से जा रहे होते हैं और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और बात वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि जो वूतोंग टावर्स थे वो इतने ज्यादा प्लीजेंट महल नहीं थे जितना लोग सोचा करते हैं उसके बारे में, और अगर तुम उसके सामने या फिर आसपास भी आ जाओ तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा अच्छी तरीके से। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मान जाता है उसकी बात और उससे फिर से पूछने लगता है कि वैसे सीनियर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था, क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि जो ल्यूकांग टेम्पल है वहां पर मॉन्स्टर्स है सीनियर? ये बात सुनने के बाद वो सीनियर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है, ओ मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या तुमसे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और हमारा एमसी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस सीनियर के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मैं इस बात को लेकर बिल्कुल पक्का और श्योर हो चुका हूँ कि वहां पर कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर चुप कर बैठा हुआ है। तभी सीनियर उससे कहने लगता है कि खैर तुम जो चाहे
है वो सोच सकते हो, मैं तुम्हारी सोच में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैं वही लेजेंडरी स्नेक डीमन है क्या। ये बात सुनने के बाद वो दद्दू उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अनोइंग हो यार। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है लियांग सेट के राइट हैंड गार्डियन के रेजिडेंस का, यहाँ पर वो राइट हैंड गार्डियन रहता है। तभी वह राइट हैंड गार्डियन अपनी सभी के सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है कि जो गाओ जुएंगे गाओ जेंग यांग है ना, क्या आप इस बात को लेकर श्योर कि तुम वहां पर जाओ गांगी के जो वेयर हाउस है, यानी कि उसका जो रास्ता है या फिर कहाँ पर है वो उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद ये बंदा बहुत ही तक घबराया हुआ होता है और अपने घबराते हुए मास्टर से कहने लगता है जी मास्टर मैं इस बात को लेकर प्योर मतलब 100% श्योर हूँ। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है जितने ज़्यादा मेरे मास्टर शांत दिखते हैं उतने ही ज़्यादा मेरे मास्टर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मैं लगता है कि मेरी तो किस्मत खत्म भाई, मैं पूरी तरीके से डूम्ड हूँ इस बार। तभी राइट हैंड गार्डियन अपने सेकंड डिसिबल से पूछता है और उससे कहने लगता है कि मैं ये बात तुमसे पूछना चाहता हूँ लियू ही। तभी लियू उससे कहने लगता है कि मेरे जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका रिजल्ट के अनुसार जो जुओ गांगे है वो लास्ट टाइम पर वांग जियान के साथ देखा गया था। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं वांग जियान जांगबो जब मिसिंग था ना वो दोनों के दोनों साथी थे और जब से वे तीनों के तीनों इस जगह को छोड़कर गए हैं वे तब से वापस लौटकर नहीं आए हैं। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो जाओ गांगी है यहाँ पर जाने से पहले उन्होंने जूनियर ब्रदर गुओ को ढूंढने की कोशिश की थी। और इस मैटर के होने से पहले 2 दिन पहले की बात है जब जूनियर ब्रदर गुओ उस समय पर उन्होंने वेस्ट साइड की जो रास्ता है ना जो समंदर जो नदी टाइप की उसे बैंक कहते हैं वहां पर विजिट भी किया था जो कि कैपिटल साइड में है। और वहां से 300 सिल्वर टेल्स को विड्रॉ भी किया था वहां की बैंक से। बैंक के बारे में बात चल रही है इस वक्त शायद। और ये कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्यों उन्होंने इतने ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया, पर हाँ उन्होंने पैसे निकाले जरूर थे। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है क्या तुम इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं करोगे। और वो बंदा जो कि चुगली करते रहता है और कुछ नहीं उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं है, तो वो जब उसको अपने मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो घबराते हुए कहने लगता है कि जो पैसे निकाले गए थे सीनियर ब्रदर जुओ के द्वारा वह दूसरे डिसिपल से उधार लिए गए थे। और जो सीनियर ब्रदर जू है वो इस बात को लेकर इस मैटर को लेकर बहुत ही अपसेट थे कि वह बाय जीओ से मैच में हार गए थे और वो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए उसके साथ कुछ करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि आखिरकार वो क्या प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। और ना ही मेरी उनसे इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई पूछने की इस बारे में। किसे पता था कि वो 2 दिन पहले जो सीनियर ब्रदर जू है वो शायद कुछ ऐसा कांड कर देंगे। ये बात सुनने के बाद जो राइट हैंड गार्डियन होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो बाय जीओ है वो जाओ गांगी के डिसअपीयरेंस के उसका कुछ लेना देना जरूर है उस बंदे के साथ। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि यही तो मैं सोच रहा हूँ। तभी राइट हैंड गार्डियन उससे कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है कौन है कैसे है, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो बाय जीयूए है वो इस मैटर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। जल्दी से जाओ और उस बाय जीयूए को यहाँ पर लेकर आओ। और यह बात सुनकर वह एग्री हो जाते हैं। तभी एक बंदा आता है उसके कानों में फुसफुसाते उससे कहने लगता है सर एक बंदा यहाँ पर आया हुआ है जो कि अपने आप को ली यांगरियू कहने में लगा हुआ है और कह रहा है कि वह ली जुओ का बेटा है जो कि आपसे मिलना चाहता है। यह बात सुनने के बाद जो राइट हैंड गार्डियन होता है वो उससे एग्री हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम उसे अंदर आने दो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक और बंदे की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर वो आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उससे कहने लगता है कि जो जूनियर ली यांगरू है वो उस गार्डियन जुओ को ग्रीट करता है। भाई देखकर ये चमन लग रहा है। तभी वह जो राइट हैंड गार्डियन होता है वो उसको देखकर उससे कहने लगता है कि इसे काफी ज्यादा समय हो चुका है जब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिला था, लेकिन तुम अभी भी तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा चार्मिंग एंड यंग मैन बन चुके हो बच्चे। आखिरकार जो हॉल लीडर जो हॉल लीडर है हॉल लीडर ली वह कैसे हैं इस वक्त। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी ज्यादा चिंता में हो, इतना ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हो गार्डियन। जो मेरे फादर हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा करने में लगे हुए हैं, तो जो यंगरू है वो यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने के लिए आया हुआ है अंकल जुओ। ये बात सुनने के बाद वो गार्डियन उससे कहने लगता है ओ ऐसी बात है क्या, ये कोई ऐसा मैटर है कि यहाँ तक कि जो हॉल लीडर ली है वो भी तुम्हारे सॉल्व नहीं कर सकते, कि ऐसा क्या मैटर है ये। तभी वह बंदा उससे कहने लगता है कि जो सेकंड लीडर है इस लाइंग साइड के गार्डियन और उसके जो चीफ्स उन सभी के पास उनका खुद का हक है जो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने डिसिपल्स को बेस्ट डिसिपल टाइटल के लिए। तो मैं यहाँ पर आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप उस बेस्ट डिसिपल टाइटल के लिए मुझे नॉमिनेट करें अंकल जुओ। और जब इन सभी की सारी बातें चलने में लगी हुई होती है तो जो गुओ होता है ये सारी की सारी बात सुन रहा होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है जबकि जो जाओ गांगी यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है तो यहाँ पर मेरे पास नॉमिनेट होने के कुछ ना कोई रास्ता जरूर था और कोई ना कोई एक मौका था थोड़ा बहुत। लेकिन अब जबकि ये बंदा यहाँ पर आ चुका है तो मेरा जो सारा का सारा मौका था और मेरी प्रीवियस मैंने इतने भी एफर्ट किए थे उस बंदे को नीचे गिराने के लिए, यानी कि जाओ गांगी को नीचे गिराने के लिए, वो सारे के सारे मेहनत मेरी यहाँ पर बर्बाद जाती है। अब ये बंदा यहाँ पर आ चुका है तो इसे साबित हो चुका है कि ये बंदा वैसे ही आग लगाने में लगा था उस बंदे में। तभी तो दूसरों के चक्कर में फंसोगे ना तो जिंदगी में बर्बाद होगे गाइस। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जो भी काम करो वो सोच समझ के करो। खैर वो सब छोड़ो। तभी जो गार्डियन होता है वो उस बंदे से कहने लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो डिसिपल्स की जो नंबर की संख्या है उसमें लिमिट्स है जिसको हम नॉमिनेट कर सकते हैं
और उस लिमिट के कारण उन्हें उन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के द्वारा चुना जाता है। और यहाँ तक बात करें तुम्हारे बारे में तो तुम किसी भी क्विंगी ब्रांच से रिलेटेड नहीं करते हो और ना ही किसी भी क्विंगी ब्रांच के पार्ट हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि गार्डियन इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आधी साल पहले अपने रिकॉर्ड्स को जहाँ पर छोड़ दिया था। और तो और चीफ गुओ इस बारे में एग्री हो चुके हैं मुझे नॉमिनेट करने के लिए। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जिस रिसिपल को आप नॉमिनेट करने वाले थे वो ऑलरेडी मिसिंग हो चुका है अंकल जुओ। अगर आप मुझे नॉमिनेट कर देते हो तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप हेडक्वार्टर वूजियांग के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आप वापस जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अभी की ऐसी सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि जो हेडक्वार्टर के जो चीफ जू है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वो भी रिसेंटली। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये बात सुनने के बाद वह एल्डर उससे कहने लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर हो ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी? ये सोचते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है, अगर मैं वूजियांग पर लॉजिस्टिक मैनेजर बन जाता हूँ तो बनने के बाद वहां पर मुझे इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी और इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा जो कि मुझे यहाँ पर गार्डियन बनने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि मेरे जो फादर है उन्होंने ऑलरेडी नेसेसरी जो अरेंजमेंट है वो कर रखी है। ये बात सुनने के बाद उसे दूसरा बंदा जो कि गुओ होता है, जो कि इसके सारे के सारे प्लान होते हैं नॉमिनेट होने के लिए, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। और वो कह रहा होता है, मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी मन में। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो गार्डियन होता है वो इस बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है उससे कि मैं तुम्हें इस बार नॉमिनेट कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लगा अंकल जूहो कि आप मुझे नॉमिनेट करने के लिए तैयार हो गए हो। अब जबकि अंकल जूहो का सजेशन मुझे मिल चुका है और बाकी की जो 3 चीफ्स हैं वो भी मुझे नॉमिनेट करने के लिए तैयार है, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैं जल्द ही बेस्ट रिसिपल का जो टाइटल है वो मुझे ही मिलेगा। ये बात सुनने के बाद उस बंदे के तो पसीने छूट जाते हैं उस गुओ के, जो कि सारे के सारे प्लान बनाकर बैठा हुआ था और कहने लगता है मन में सोचते हुए, खत्म भाई, मेरी इतनी भी मेहनत थी खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी लुट गई यार। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जुहो गांगी और बाय जियो को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी ना, ताकि उनको लड़ने के बाद वो एक दूसरे को मार लेंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे कि इस इलेक्शन में मेरे जीतने के जो चांसेस है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे। लेकिन अचानक से जब ली योंगरियो यहाँ पर आ चुका है तो वो भी चांस भी जो मुझे मिला था वो भी यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो सारा का सारा इस बंदे का प्लान था उसको यहाँ से भगाने का या फिर हटाने का अपने रास्ते से। और जब बात करें इसके बारे में, अगर मैं इसे हटाने के बारे में सोचूं ना तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बंदा है वो वुजेंग प्रोविंस का हॉल लीडर ली का बेटा है और मैं इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता इसे हटाने के अपने रास्ते से। और अगर मैं कोई रास्ता ढूंढूं भी, अगर स्कैमिंग करने की सोचूं भी इसके बारे में, छी भाई मेरे दिमाग में इसका ख्याल भी नहीं आ रहा इसके सामने कुछ करने के लिए। और इतना ज़्यादा शौक हो जाता है ना कि इसका दिमाग पूरा हिल जाता है, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है इस बंदे की। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लियांग सेक्ट डॉर्म का सीन, जहाँ पर हमें एक डैगर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। और ये डैगर और कुछ नहीं बल्कि में वही आइटम है जो कि उस एल्डर के द्वारा हमारे एमसी को प्रोवाइड करवाया गया होता है। और इसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये जो आइटम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग आइटम है और अब ये मेरे पास है तो मैं पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और वो अपने कमरे में बैठकर आराम कर ही रहा होता है, तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि बाय GUA तुम यहाँ पर मौजूद हो क्या। और तभी वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो हमारे एमसी को मिलने के लिए आती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो भाई। और तभी वे दोनों के दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मेरा नाम लियू ही है और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से आया हुआ हूँ। दूसरा बंदा इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मेरा नाम कुओयून है और मैं भी एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से आया हुआ हूँ। और वे दोनों को दोनों पूछने लगते हैं, क्या तुम ही बाय GUA हो। यह बात सुनने के बाद सबसे पहले तो हमारा एमसी उसे सैल्यूट करता है और उससे कहने लगता है, जी हाँ मैं ही बाय GUA हूँ, आखिरकार मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो। ये बात सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल का बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि जो लेफ्ट हैंड गार्डियन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है, क्या लेफ्ट हैंड गार्डियन। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जाओ गांगी का जो मास्टर वो फाइनली मुझे ढूंढने के लिए मेरी तरफ आ चुके हैं और वो मुझे पकड़कर टॉर्चर करना चाहते हैं। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियोस आपकी पसंद आई होंगी। तो मैं बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक मांग रहा हूँ आपसे और कुछ नहीं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की जो बात मैं कहने वाला हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस अभी वीडियो क्लोज मत करिएगा। तो मैं कह रहा हूँ गाइस उन लोगों के लिए जो कि मेरी वीडियोस को अपने अपने चैनल पर डाल रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ गाइस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो मैं उन्हें बस बताना चाहता हूँ, कोई मेरा बुरा इंटेंशन नहीं है कि मना कर रहा हूँ जो मैं आपके चैनल पर स्ट्राइक मार दूँगा, कुछ नहीं है। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसी वीडियो डालोगे तो आपको रीच नहीं मिलेगी, ना ही आपको व्यूज़ मिलेंगे। बस मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आप लोग कह सकते हो। जो भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो आपको देखो मैं खुद अपनी तरफ सलाह दे रहा हूँ ना, मैं आप पर कोई स्ट्राइक या क्लेम वगैरह नहीं करने वाला। आप जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया आइडिया। आप लोग क्या कर सकते हो कि मेरी वीडियो है ना उसको शॉर्ट्स पर डालो, तो आपको उससे रीच ज़्यादा मिलने के चांसेस है। आप अगर मेरी डायरेक्ट वीडियो उठाकर डायरेक्ट पटक रहे हो तो उससे जो यूट्यूब है ना उसकी जो एल्गोरिथम है वो आपको प्रमोट नहीं करेगी, जिससे आपको फायदा नहीं होगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ आप भी ग्रो,
तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। आप यूज़ कर सकते हो कंटेंट, लेकिन आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट्स पर इस्तेमाल करो। आप 58 सेकंड की कोई भी क्लिप निकालो, उसको फास्ट कर दो, कैसे भी कर दो, और उसे अपलोड कर दो शॉर्ट पर अपने चैनल पर। लेकिन अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो से इस क्लिप को उठाया गया है उसकी लिंक जरूर दे दीजिएगा। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं। अगर आप हर शॉर्ट्स में, हर वीडियो में इतना कर देते हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो उसको कर सकते हो। और मैं इसको आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपके ग्रो होने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स जल्दी से वायरल होने के चांसेस रहते हैं। आप उन्हें अच्छे तरीके से टैग का इस्तेमाल करो, अच्छी तरीके से डालो, टाइटल का इस्तेमाल करो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है ग्रो होने के। कोई दिक्कत नहीं है, आप भरपूर अपनी इच्छा अनुसार से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ग्रो हो और हम भी ग्रो होंगे। आप लोग भी हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। लेकिन गाइस, जो भी कंटेंट का इस्तेमाल कर रहा है वो प्लीज़ यार लिंक दे दे और नाम दे दे, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप जो अर्निंग करते हो अपने पास रखो, मैं कुछ नहीं लूँगा, चिंता मत करिए। और गाइस, हो सके तो यार मेंबरशिप ज्वाइन कर लो यार। हमारा जो एक हज़ार का टारगेट है ना मेंबरशिप का, वो कंप्लीट करवा दो यार। खैर, ये इतना ज़्यादा आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हमारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। ख्याल रखिएगा अपने सभी के सभी लोग। बाय बाय।